मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है एचसीएस 2023। उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ये एचपीएससी ने 17 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुकी है। इन द सेंस कि आप 1 दिसंबर से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दें और 21 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। ओपनिंग डेट 1 दिसंबर है और क्लोजिंग जो डेट है वो 21 दिसंबर है। बच्चे ध्यान रखें इस चीज को। आज मैं इसके जितने भी बच्चों के क्यूरीज हैं, क्या कैसे कितनी एज कैसे कितनी फीस स्ट्रक्चर और अदर चीजों पर मैं बाद में एक अच्छी सी क्लास लूंगा जिसमें सारे आपके डाउट क्लियर होंगे। एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है जिसमें आपकी जो टॉप लेवल की जो पोस्ट होती है वो एसडीएम है, आपका डीएसपी है, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है, ट्रैफिक मैनेजर है, आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, फिर आपका डीएफएससी है जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई जो कंट्रोलर बोलते हैं, या डिस्ट्रिक्ट दूसरी पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर है, आपका एईटीओ है असिस्टेंट एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर है, बीडीपीओ है ब्लॉक डिवीजन डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर आता है। इसमें बहुत सारी पोस्ट आती हैं। वो एचसीएस का जो हरियाणा में सिविल सर्विसेज की जो सपना है कैंडिडेट का, वो कैंडिडेट भी पूरा कर सकते हैं जिन्होंने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है, उसकी प्रिपरेशन वो स्टार्ट कर सकते हैं। आज मैं इसी पे एक क्लास लूंगा जिसमें हर एक डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहली तो बात क्या है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी बीए बीएससी बीकॉम बीटेक वो आपकी 21 दिसंबर जो क्लोजिंग डेट है उस तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें क्या है आपकी बैचलर डिग्री हो, बैचलर डिग्री पास हो आप उसमें। ठीक है, बैचलर डिग्री में पास हो। यहाँ पे कोई जो 90% लेके आया है और सिर्फ जिसके 40% भी हैं बैचलर डिग्री में, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है सिविल सर्विसेज में। मैं आपको बता देता हूँ, कभी कोई कैंडिडेट ये सोचे कि मेरे तो 99% है और मुझे तो मेरा तो इजी से सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस कैंडिडेट के 40% भी है 45% भी हैं वो भी कैंडिडेट एचसीएस में सिलेक्ट हुए हैं। और क्योंकि सिविल सर्विसेज है तो मेनली क्या होता है, कैंडिडेट की परसेंटेज नहीं देखी जाती, उसका पोटेंशियल देखा जाता है, उसकी कैपेबिलिटी देखी जाती है। तो ये चीजें मैं आप डिस्कस करूंगा। या आपके पास बीए बीएससी बीकॉम बीटेक या कोई भी बैचलर डिग्री हो, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, बैचलर ऑफ आर्कियोलॉजी, बहुत सारी बैचलर है, आप कोई भी बैचलर डिग्री हो, मेनली चीज क्या है सिर्फ आपके पास यूजी हो। ठीक है, उसके पास प्री एग्जाम जो है मैं बात करूंगा। प्री एग्जाम में क्या है, 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन पेपर होता है, एक ही दिन में ये पेपर हो जाते हैं, 1 डे होता है ये। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में होता है, जीएसबी और सीसेट भी। ठीक है, दोनों के दोनों 100 मार्क्स के होते हैं, ये भी 100 मार्क्स का और ये भी 100 मार्क्स का। ठीक है, इसमें क्या है जीएस में ये आपकी क्या करती है मेरिट बनाता है, ये सिर्फ क्या करता है आपका मेरिट बनाता है। ठीक है, और ये क्या आपका क्वालिफाइंग नेचर है, आपको सिर्फ 33% लेने हैं सीसेट में। सीसेट में आपको कितने लेने हैं 33% लेने हैं, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स है, यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स है। और क्या है नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यहाँ पे क्या आपको 33% लेने हैं। हरियाणा में क्या है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे 1/3 1/4 है, आई थिंक 1/3 1/4 है, मैं एक बार इसको वेरीफाई कर लूंगा। अब क्या है मेरिट किसके बेस पे, जीएस के पेपर के बेस पे। यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपने इसमें 33 मार्क्स लिए या 90 मार्क्स लिए, 90 क्वेश्चन आपने सीसेट में, सीसेट की बात कर रहा हूं, तो ये कैंडिडेट इक्वलेंट है, मतलब कोई मारती नहीं है जिसने 90 क्वालिफाई की है। अगर आपके 33 आ गए तो फिर भी आपका क्वालिफाई है और आपका तभी ये जीएस का पेपर चेक होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब यहाँ पे जितने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे मेंस के लिए कितने 10 to 12 टाइम, लेकिन क्या है एचपीएससी ने 12 टाइम मेंशन किया है एचसीएस में, 12 टाइम वो कैंडिडेट लेते हैं। ठीक है, 10 to 12 मानते हैं क्योंकि डिपेंड सीसेट पे भी तो करता है ना, 33% के अब तक कैंडिडेट के ना है, तो इसलिए 10 to 12% जो गुना कैंडिडेट को ये क्या करते हैं मेंस के लिए बुलाते हैं। अब मेंस क्या है, टोटल 600 मार्क्स का होता है। ठीक है, 600 में आपका हिंदी 100 नंबर का, इंग्लिश आपका 100 नंबर का, जीएस आपका 200 नंबर का और ऑप्शनल जो है वो भी आपका 200 नंबर का।
टोटल कितना हुआ आपका 600 का। अब इनमें से ये क्या है, ये भी 33% आने चाहिए और इसमें भी आपके 33% आने चाहिए। जुड़ेंगे दोनों के मार्क्स, नो डाउट। इसमें से आपके 33% आएंगे तब भी जुड़ेंगे तब, लेकिन 33% आपके जरूरी है। अगर आप इनमें से किसी में भी फेल हो गए तो आपका ये आगे वाले ये चेक नहीं होते, ना जीएस का चेक होता ना ऑप्शनल का चेक होता। तो इसलिए इन दोनों में 33% लेना जरूरी है और इनके मार्क्स जुड़ते हैं क्योंकि ये मेरिट ये भी बनाते हैं। बच्चे बहुत इसको लग्जरीनेस से देखते हैं कि 33% ही तो लेने, अरे ये भी तो देखो ना, आपकी मेरिट भी तो इंग्लिश बना रही है। इंपॉर्टेंट चीज ये है 600 मार्क्स आपके यहाँ पे टोटल काउंट हो रहे हैं, ठीक है ना। 200 का आपका जीएस होता है, जनरल स्टडी, जिसमें इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आती है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट। यहाँ पे भी ऐसा ही है, इसमें भी जीएस में क्या आता है, क्या नाम है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, आपकी एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इकोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये सारी चीजें इस जीएस। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है इस जीएस में, जो मेंस का जीएस है यहाँ पे भी ऐसा होता है। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सारी चीजें आती हैं। 200 मार्क्स का है। ऑप्शनल क्या है, टोटल जो एचसीएस में 29 ऑप्शनल रखे हैं, 29 ऑप्शनल रखे हैं, 29 ऑप्शनल है सब्जेक्ट्स हैं, आप चेक कर लेना। जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, आपका नाम कंप्यूटर साइंस के कुछ सब्जेक्ट होंगे, फिर आपका जो भी आपके है, इलेक्ट्रिकल है, तो आपका मैकेनिकल है, फिजिक्स है, ये सारे मैथ्स है, ये सारे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश है ऑप्शनल, ये सारे के सारे 29 सब्जेक्ट रखे हैं एचसीएस में। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो भी हो। उसके बाद देखिए, जब ये कैंडिडेट ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, इसमें आपको 45% मार्क्स लेने जरूरी हैं। मतलब इस पूरे, यहाँ पे तो है ही है 33 इसमें, 33 इसमें, तभी आपके ये पेपर चेक होंगे। अगर अब आपका टोटल जो है 600, उसमें भी आपको 45% मार्क्स लेने हैं। इंटरव्यू की कॉल आपको आए, 45% कितना, लगभग 270 मार्क्स आपके आने चाहिए इन चारों पेपर में, इसमें और आपका ऑप्शनल में। 200, 400, 500 और 600, 600 का 45% 270 बनता है। आपके अगर 270 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको वो इंटरव्यू के लिए रिकमेंड कर देते हैं। वो डिपेंड मेरिट पे भी करता है, कितने लोगों की मेरिट है। 3 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ था कि लगभग 100 पोस्ट थी एचसीएस की, लेकिन 61 कैंडिडेट को ही रिकमेंड किया था एचपीएससी ने। क्यों रिकमेंड किया था, उन्होंने ये संज्ञान दिया है कि जो कैंडिडेट 45% मार्क्स ही नहीं ले पाए, हम उसको कैसे इंटरव्यू के लिए रिकमेंड करते हैं। ये 45 ये बहुत मैटर करता है, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते। तो एचपीएससी में 45% मार्क्स जो रिकमेंड बच्चों के नहीं आए, उन एचपीएससी ने उसको रिकमेंड नहीं किया। 100 पोस्ट थी और 61 के 61 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए रिकमेंड किया और 61 के 61 कैंडिडेट क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब चांसेस अच्छे थे, गुड लक था इनका, और ये उनको अच्छी पोस्ट भी मिली है, अच्छी खासी बढ़िया पोस्ट मिली इनको, चॉइस ऑफ पोस्ट मिलेगी मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को। तो अब देखिए यहाँ पे 3 गुना कैंडिडेट को, अब 270 है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 75 मार्क्स का। इनकी मेरिट बनती है, प्री की कभी मेरिट नहीं बनती, ये मेरिट में नहीं आता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेरिट आपका मेंस तक पहुंचने का एक तरीका प्री क्वालिफाई करने का। तो टोटल मार्क्स कितने, 675 में मेरिट लगती है, ठीक है। 600 आपके मेंस के, 75 आपके इंटरव्यू के, 675। अब मैं बात करूंगा, ये था आपका इंटरव्यू पे 3 गुना कैंडिडेट को बुलाते हैं, 3 गुना कैंडिडेट को, ठीक है। एचपीएससी ने मेंशन किया हुआ है 3 टाइम कैंडिडेट को हम इंटरव्यू के लिए रिकमेंड करेंगे। अब मैं बात करूंगा सर्टिफिकेट्स की। जो बच्चे अभी एचसीएस का फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, उनके लिए 2023-24 के सर्टिफिकेट जरूरी हैं। बच्चे जनवरी 2023 से और अभी तक का जो सेशन अभी चला हुआ है, ईयर चला हुआ है, ये ईयर के आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। उनमें से मैं सर्टिफिकेट की बात करूंगा, बीसी का, ईडब्ल्यूएस का और डीईएसएम का, एक्स सर्विसमैन का, ठीक है ना, डिसेबिलिटी या जो भी कुछ है। ईडब्ल्यूएस का आपकी इनकम लेस देन 6 लाख, 6 और 6 लाख से कम होनी चाहिए, ये बात का आप ध्यान रखें। इस ऊपर अगर आपकी 1000 रुपए भी गई तो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। बीसी में आपकी क्या क्या आगे, बीसी ए और बीसी बी, इनका ना 2023-24 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बच्चे इस चीज का ध्यान रखना, इससे पहले का सर्टिफिकेट आपने लगा दिया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल होने के ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद एज की बात करूंगा मैं। एज क्या है, देखिए, एक्सेप्ट डीएसपी की पोस्ट को छोड़ के,
HCS में आपकी एज 18 से ज्यादा और 42 से कम हो, ये ध्यान रखना। 18 से ज्यादा, 42 और 42 से कम हो। ये क्या है, 1/1/2023 को काउंट किया इन्होंने, 1 जनवरी 2023 को ये एज काउंट की है। आप इस एज से अपनी एज काउंट कर लेना, ठीक है। मतलब अभी नोटिफिकेशन आया है, अच्छी बात, आपके लिए तो फायदा है। कुछ कैंडिडेट की हो सकता है 1/1/2023 को पूरे 42 साल का हुआ हो, ठीक है। अगर अभी की डेट काउंट करता है HPSC तो आधे लोग तो बाहर हो जाते, इसलिए ये अच्छी बात है। 1/1/2023 से आपकी एज काउंट हो रही है, इस एज से आप अपनी 42 साल उम्र काउंट कर लेना। और 18 साल से आप ज्यादा हो, 18 से ज्यादा, 18 या 18 से ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है 18 साल का वो हो चुका हो, चाहे वो 18 साल का होके एक दिन ज्यादा हो उसका, वो क्या है, उसकी काउंट होगी। लेकिन DSP के केस में है, आपकी एज 18 साल हो, भले ही एक दिन ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर तो जाएगा, 18 साल हो उस दिन जिस दिन आप एज काउंट कर रहे हो। कब एज काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, 1/1/2023 को। 1/1/2023 को अगर आप 18 साल के हो गए ना, तो आप डेफिनेटली DSP का फॉर्म या HCS का फॉर्म भर सकते हैं। 27 साल आपकी एज रखी गई है, लास्ट एज DSP के लिए 27 साल है, जनरल कैटेगरी की या UR की, जिसको अनरिजर्व्ड कैंडिडेट बोलते हैं, जो बाहर के कैंडिडेट होते हैं। 27 साल तक आप DSP का फॉर्म भर सकते हैं। इसी में एक ही फॉर्म होता है, लेकिन आपको उसमें आपका मेंशन करना पड़ता है आप किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब देखिए 18 और 27, 5 साल रिलैक्सेशन है किनको, SC को, BC को, EWS को। कब है, जब ये तीनों कैंडिडेट अपने सर्टिफिकेट दिखाएंगे, ठीक है, कि ये BC। और दूसरी चीज, SC में क्रीमी लेयर का कोई संकट नहीं है SC में, लेकिन BCA में और BCB में क्रीमी लेयर का संकट है, ठीक है ना। EWS के लिए मैंने बताई दी, आपकी जो है वो 6 लाख से कम हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। BC में क्या है, आपका जो यहां पे अगर BC का वो बेनिफिट लेना चाहता है, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हो, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हो, ठीक है, ये ध्यान रखना आप इसको। वो बेनिफिट अगर लेना चाहता पोस्ट में, अगर BCA में पोस्ट आई है तो ऑब्वियस सी बात किसको जाएगी, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को जाएगी। DSP की पोस्ट आई है तो ऑब्वियस सी बात है उसको 5 साल का भी रिलैक्सेशन मिल रहा है। SC को मिलेगा, BC को मिलेगा, BC, ठीक है, BCA में ही पोस्ट आई, BCB में तो आई नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है DSP का BCB तो भरेगा नहीं। EWS को अगर पोस्ट आई तो EWS को जाएगी, वो 6 लाख है, 6 से नीचे हो। उसके बाद मैं बात करूंगा एज रिलैक्सेशन। एज जो रिलैक्सेशन है ना, SC को 5 साल का है, BC में BCA हो या B हो, दोनों को A या B 5 साल का है। उसके बाद PWD बेंचमार्क जो डिसेबल्ड कैंडिडेट है उसको 10 साल का है। मतलब तभी तो बोलते हैं हरियाणा में 52 साल एज है किसकी, अप्लाई करने की, लेकिन सभी के लिए नहीं है। जनरल कैंडिडेट सिर्फ 42 साल तक, UR कैंडिडेट या जनरल कैंडिडेट सिर्फ 42 साल तक HCS का फॉर्म भर सकता है। लेकिन बेंचमार्क कैंडिडेट जो है, जो आप डिसेबल्ड कैंडिडेट है, वो 52 साल। क्यों, कैसे, 10 साल उसको टोटल एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है ना। 5 साल उसका अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन कौन सी कैटेगरी होगी आपकी, SC, BC, ये ध्यान रखना है इसको, SC और BC, इनको 5 साल का EWS, ठीक है। उसके बाद आपका 5 साल उसकी डिसेबिलिटी पे बेस पे दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना है इस चीज को कि जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो 10 साल है टोटल PWD को, और 52 साल की उम्र तक वो फॉर्म फिल कर सकता है अगर वो कैटेगरी में आता है तो। कैटेगरी में खास कर भी बात की गई है, अगर वो आता है तो। उसके बाद मैं बात करूंगा किन किन कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है अदर देन दिस कौन कौन है वो सुनिए। अनमैरिड वुमेन है, ठीक है, जिस लड़की की अभी शादी नहीं हो वो 5 साल का रिलैक्सेशन ले सकती है। 42 + 5 47 साल हो गए। जनरल कैटेगरी की मैं बात करूंगा, यहाँ पे SC BC की तो बात ही नहीं हो रही, या फिर PWD की। जुडिशियल सेपरेटेड कोई कैंडिडेट है उसको 5 मोर देन 2 साल या 2 साल से ज्यादा वो सेपरेट हो चुकी हो, 2 या 2 साल से ज्यादा उसका सेपरेशन हुआ हो, मतलब 2 साल हो चुके हैं उसके सेपरेशन को, लेकिन वो जुडिशियली सेपरेटेड है, तब उसको 5 साल का रिलैक्सेशन है। जो कैंडिडेट वाइफ्स ऑफ मिलिट्री डिसेबल्ड पर्सन, कोई कैंडिडेट है मिलिट्री सर्विस के दौरान उसको डिसेबिलिटी हो गई है, उसकी वाइफ को भी क्या मिलेगा, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 42 और 5 47 साल तक वो भर सकती है। ESM शॉर्ट सर्विसेज,
आपकी इकोनॉमिक सर्विसेज, ठीक है ना। ये में क्या है, ये भी आप जितने सर्विस करके आए हैं ये कैंडिडेट, जो ये कैंडिडेट है, ईएसएम हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, शॉर्ट सर्विस कमीशन हो गया, या फिर आपका इमरजेंसी कमीशन वाली होगी, इमरजेंसी कमीशन वाला कैंडिडेट हो गया, जितने साल की आपने सर्विस की है, ठीक है ना, मान के चलिए प्लस 3 साल ऐड कर दीजिए आप, ठीक है, जितने साल की ऐड किए उतना आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम आपका रिलैक्सेशन 5 साल है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सर्विस आपने मान के चलिए की है, शॉर्ट सर्विस में आप गए हैं, 1 साल आपने सर्विस की है, प्लस 3 साल आपका रिलैक्सेशन, ये हो गया, तो टोटल 5 साल हो गया। मान लें कोई कैंडिडेट कितना किया, 1 महीना ही सर्विस करके आया, लेकिन मिनिमम आपकी 1 मंथ सर्विस होनी जरूरी है, प्लस में 3 साल, तो आपके 3 साल 1 महीना आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको मैक्सिमम आपकी 5 साल जाएगी, ये ध्यान रखना, इससे ऊपर नहीं जा सकते आप। इसी तरीके से अगर कोई कैंडिडेट 2 साल सर्विसेज करके आया है, 2 साल शॉर्ट सर्विसेज प्लस 3 ये कर दीजिए, 3 तो आपको जोड़ना ही जोड़ना, तो 5 साल, इससे ऊपर नहीं जा सकता। अगर कोई कैंडिडेट बोले कि मैं 2.5 साल सर्विस करके आया और 3 साल 5.5, नहीं, आपको 5 ईयर का ही रिलैक्सेशन मिलेगा, इससे ज्यादा आप रिलैक्सेशन नहीं ले सकते। कौन? ये वाले कैंडिडेट, ईएसएम, एसएससी और ईसीओ, इमरजेंसी कमीशन सर्विसेज में। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। ये देखिए, अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी किसी भी तरीके की कोई क्यूरी है, वो कोई क्वेश्चनिंग है, एज से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, किस बुक को पढ़े, कितना पढ़े, क्या नहीं पढ़े, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, दैट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, बिकॉज सिलेबस इज वेरी ह्यूज। अब इतना ज्यादा सिलेबस होता है कि आप शॉर्ट टाइम में कैसे कवर करें, इसलिए मैं बोलता हूं कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज। कोई भी एग्जाम है, चाहे आप किसी भी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए ये जो टैग लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज का, सिविल सर्विसेज क्या मांगती है, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। वो आपकी मास्टरी नहीं देख रहा कि आप मैं वो बोले कि मैं तो हिस्ट्री में मास्टर नहीं, या हिस्ट्री में पीएचडी की है, नहीं, वो बोल रहा है जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। आपको ना सभी नॉलेज, जीएस में आपको हिस्ट्री की भी, पॉलिटी की भी, ज्योग्राफी की भी, इकोनॉमी की भी, एनवायरमेंट की भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी और इकोलॉजी की भी सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, इसलिए बोलते हैं जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। अब हिस्ट्री में मास्टर हो गए आप, इन सभी की नॉलेज आपको है नहीं, तो आप कैसे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे? ठीक है। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं तभी काम करता हूं जब हमारे पास पुख्ता सबूत हो, नॉलेज उसमें अच्छी हो, और उसको हर एक चीज को मैं क्लैरिटी के साथ अगर क्लैरिफाई कर पा रहा हूं, तो तभी मैं उसको आप लोगों के साथ साझा करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून विद नविता क्लासेस फॉर द फर्दर प्रिपरेशन इन दिस एग्जामिनेशन। Thank you all.